सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर आप शिक्षित महिलाओं से भी पूछेगो तो वो बगले झाँकेंगी, सर खुजाती हैं कि कौन है सावित्रीबाई फुले। तो अशिक्षित महिलाओं से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। इसका कारण है कि देश में सावित्रीबाई फुले के इतिहास को दबाया गया, उनके काम को छुपाया गया। स्कूलों में शिक्षा की देवी बताने के लिए वो सरस्वती की तस्वीर रखी गई, बच्चों को बताएगी। बच्चों का तो कोमल मन होता है, उनको तो बचपन से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नर्सरी से लेकर के बच्चा जब ग्रेजुएशन तक आता, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाता है, तो वहाँ तक उसको सरस्वती की तस्वीर तो देखने को मिलती है, लेकिन सावित्रीबाई फुले की तस्वीर नहीं मिलती है। वहाँ सरस्वती के बारे में तो बताया जाता है कि सरस्वती शिक्षा की देवी है, लेकिन सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं बताया जाता। इसी कारण से बच्चे नहीं जानते कि सरस्वती कौन है और सावित्रीबाई फुले के साथ में बिल्कुल ये सावित्रीबाई फुले के कैरेक्टर को दबाने के लिए सरस्वती का निर्माण किया गया। सरस्वती केवल एक पिक्चर है, एक अच्छी सुंदर तस्वीर है जो एक कलाकार की अपनी कल्पना है, लेकिन सरस्वती जैसी किसी भी महिला ने भारत के अंदर शिक्षा पर तो काम नहीं किया, विशेषकर भारत में। और सरस्वती का कोई इतिहास भी नहीं मिलता। ITR अगर आप लगाएंगे तो कोई मतलब RTI में कोई साक्ष्य, कोई सबूत अभी तक RTI में पेश नहीं किए गए हैं इस विभाग, सूचना विभाग से, कि ऐसा सरस्वती का कभी यहाँ भारत में जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, उसके माता पिता कौन है, उसने क्या क्या काम किया, उसने कितने स्कूल खोले, सरस्वती ने कितनी लड़कियों को पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले ने पहली पाठशाला 1818 में 1 जनवरी को खोली, लेकिन सरस्वती ने कौन सी पाठशाला कौन सी सन में खोली, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने पहली पाठशाला में 5 ब्राह्मण कन्याओं को पढ़ना सिखाया, लेकिन सरस्वती ने पहली पाठशाला में कितनी कन्याओं को पढ़ना सिखाया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सावित्रीबाई फुले जब घर से निकलती थी तो लोग कीचड़ पत्थर फेंकते थे, उनको गालियां देते थे, चरित्र हनन करते थे, इसका रिकॉर्ड आज भी है। और सरस्वती का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कितना अपमान झेला। सावित्रीबाई फुले ने जहाँ स्कूल खोला था वो स्कूल की बिल्डिंग आज भी है, वो आज भी बिल्डिंग ऐसे ही बनी हुई है। वो छोटे छोटे जहाँ 18 स्कूल खोले वो सबका सबूत है, वो साक्ष्य मिलते, इतिहास है। लेकिन सरस्वती ने कितने स्कूल खोले, इसका कोई साक्ष्य, कोई इतिहास नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र खोले, इसका इतिहास है। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए विधवा आश्रम खोले, इसका इतिहास है। सावित्रीबाई फुले ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, इसका इतिहास है। उनके लेखन मिलते हैं मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, लेकिन सरस्वती का कोई इतिहास नहीं मिलता। सरस्वती ने कितनी बार कलम चलाई, कितने अक्षर लिखे, आज तक यही नहीं पता कि उसने कोई कलम भी उठाई, कोई कलम भी चलाई। बस उसके हाथ में तो बीड़ा है। एक सुंदर सी कल्पना में एक सुंदर स्त्री बना दी जिसकी नैन नक्श बहुत खूबसूरत है, देखकर मोहित हो जाते हैं लोग, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले ने खोला और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की। और ये वो वक्त था जिस वक्त पर भारत की, आप जैसे देखते हैं इस समय महिलाएं इतनी आज़ाद घूमती, वो माहौल नहीं था उस वक्त का। उस टाइम तो महिलाओं का स्कूल खोलना, स्कूल में बैठना, पढ़ना बहुत दांतों तले उंगली चबाने जैसा काम था कि लोग घबराते थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की बेटी कैसे पढ़ सकती है, किसी की बेटी कैसे पाठशाला में जा सकती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले घर जा करके मोटिवेट करती थी कि आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपनी बेटियों को हमारे पास पढ़ने के लिए भेज दीजिए, हम इसको शिक्षित करना चाहते हैं। तो महिलाएं खुद ही इस विचार के खिलाफ थी। महिलाएं खुद ही नहीं चाहती थी कि उनकी पढ़ाई पे ऐसा काम हो, क्योंकि उनके दिमाग पर पूरी तरीके से पुरानी रूढ़ियां परंपराएं हावी थी, जिस कारण वो शिक्षा के विचार को एक्सेप्ट करने से घबराती थी, डरती थी। उन्हें लगता था कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। आज भी गांव देहात की तरफ आप जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या करेगी, पढ़ लिख के बनानी तो इसे रोटी है, बनानी तो चूल्हा चौका तो करेगी। तो ऐसी सोच आज भी है, तो सोचिए उस वक्त कितनी रही होगी। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया था। उस वक्त ब्राह्मणवाद का जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इतनी क्रूर और इतनी निर्दयी थी महिलाओं के लिए, जिसमें शिक्षा की बात करना ही अपराध माना जाता था। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का कार्य शुरू किया, भारत की स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया, तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनका अपमान हुआ। कभी उन पर कूड़ा फेंका गया, कभी उन पर पत्थर फेंके गए, कभी कीचड़ फेंका गया, तो कभी गंदा पानी फेंका गया, तो कभी चूल्हे की राख फेंकी गई। पर सावित्रीबाई फुले ने उन सभी विरोध को नज़रअंदाज करते हुए, उनको झेलते बर्दाश्त करते हुए, जो शिक्षा का विचार था उसको और मजबूती के साथ में समाज में स्थापित करने का काम किया। तो ऐसी सावित्रीबाई फुले इस भारत के अंदर ऐसी वीरांगना महिला जो इतनी ताकतवर रही, जो पूरे सिस्टम के साथ लड़कर महिलाओं की शिक्षा का जो विचार का बीज था वो उसने रोप दिया। आज अगर किसी भी घर में बहन, बेटी, बहू, महिला पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है और बोल रही है और अपने जीवन को फ्रीडम के साथ जी रही है अपनी मर्जी से,
तो उसके जड़ में उसके जीवन की जो सफलता है, उस सफलता में माता सावित्रीबाई फूले का पूरा पूरा योगदान है। क्योंकि सावित्रीबाई फूले अगर उस वक्त ये विचार नहीं लाती तो शायद भारत में हम स्त्रियों का पढ़ना आज इतना आसान नहीं होता। और जो सावित्रीबाई फूले छोटी सी उम्र में इतने दृढ़ निश्चय वाली महिला ने कर दिखाया, जो काम किया वो अकेले भी नहीं कर पाती अगर उनके साथ में उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं होते साथ। उसके बाद जब वो शिक्षा के लिए दोनों पति पत्नी समाज में काम कर रहे थे तो तब भी वो एक और ऐसा पड़ाव आया उनके साथ कि घर परिवार ने उनको घर से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो विचार था वो इतना खतरनाक था कि समाज में उनके घर वालों को कह दिया गया कि अगर तुमने ज्योतिबा को अपने घर में रखा तो हम तुम्हारा हुक्का पानी यानी हुक्का पानी बंद कर देंगे, और ज्योतिबा फूले अगर शिक्षा का विचार नहीं छोड़ेगा, ये काम नहीं छोड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ उठना बैठना भी बंद कर देंगे। और सामाजिक बहिष्कार उस समय बहुत मायने रखता था, आज नहीं रखता क्योंकि आज तो व्यक्ति पर्सनल जीता है, अलग अलग रहता है। पर उस वक्त समाज में रहना और समाज से बहिष्कार पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अपमान की बात हुआ करती थी। तो ज्योतिबा फूले के पिताजी ने कहा कि भाई या तो तुम ये शिक्षा का काम छोड़ो जो तुम काम कर रहे हो समाज सुधार का, या फिर तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये विचार, ये शिक्षा का काम, ये सुधार का काम नहीं छोड़ूंगा। और ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर निकल जाते हैं। जब उस वक्त उन्हें रहने तक का ठिकाना नहीं होता है तो रहने के लिए जगह, अपना घर देने का जो सबसे बड़ा काम करती हैं वो होती है एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है फातिमा शेख। और फातिमा शेख का आज काम या उनका नाम गर्व के साथ लेना इस देश के अंदर हर महिला का दायित्व बनता है कि जिन महिलाओं ने हमारे लिए कष्ट उठाए, कीचड़ तक उन पर मारे गए, उन पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाए गए, ऐसी महिलाओं, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ें। भारत की महिलाएं अन्य तरह के व्रत जानती हैं, पूजा पाठ जानती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वास्तव में उनके उद्धार के लिए जो काम किया है वो उन्होंने किया है जिनके लिए इन्होंने कभी व्रत नहीं किया। ज्योतिबा फूले उस टाइम पर जो पढ़े वो अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़े, और सावित्रीबाई फूले भी जो अंग्रेज़ों ने टीचर ट्रेनिंग करके एक कुछ संस्थाएं जगह जगह पर खोली थी ताकि यहाँ के लोगों को पढ़ाया जा सके, यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सके। रूढ़ियाँ, परंपराएं, जो पुराने रीति रिवाज थे जिनमें जकड़ा हुआ था, जादू टोना टोटका, मेडिसिन के बारे में नहीं जानता था, मेडिकल की जानकारी बहुत जीरो पर थी, उसके बारे में अज्ञानता थी, जिसके कारण लोग जादू टोना टोटके से लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लोग मर जाते थे, सही टाइम पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल। अशिक्षित तो छोड़ी, घर की चार दीवारी से अगर बाहर जाएंगी तो घर का अपमान हो जाएगा, नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी और घर का सत्यानाश हो जाएगा। जो औरत घर से बाहर निकलती है वो औरत आवारा होती है, उसकी सोच अच्छी नहीं होती है, वो घर बर्बाद कर देती है। इस तरह की जो भ्रम थे, इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैला रखी थी, और ऐसी भ्रांतियों के चलते ही लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को बिल्कुल बाहर नहीं निकालते थे। तो शिक्षा का तो विचार ही बहुत दूर की बात थी। पर अंग्रेजों ने उस समय पर टीचर ट्रेनिंग कुछ ऐसे सेंटर खोले थे जिनमें महिलाओं को टीचर बनाने के लिए मोटिवेट किया जाता था, पर वहाँ भी महिलाएं नहीं जाती थी, कोई अपने घर की महिलाओं को टीचर बनाने के लिए नहीं भेजता था। पर ज्योतिबा फूले ने भेजा, और उसी टीचर ट्रेनिंग जो सेंटर था उसी में फातिमा शेख की वो दोस्त बन गई थी। दोनों महिलाओं ने वहीं पर सहेली बनी और वहीं पर उन्होंने दोनों ने ट्रेनिंग ली। इधर मुस्लिम महिला, उधर एक हिंदू महिला जो शूद्र वर्ग से आती थी और जो बिल्कुल जातिवाद की शिकार थी पूरी तरह से। दोनों महिलाओं ने टीचर ट्रेनिंग ली। उसके बाद में जब फातिमा शेख तो शिक्षित होकर घर पर थी, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का विचार जैसे ही जाना समझा, उन्हें लगा कि शिक्षा से जीवन सुधर सकता है, शिक्षा से बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है जीवन में। तो उन्होंने इस काम को केवल यही नहीं छोड़ा कि हमने पढ़ लिया बात खत्म हो जाती, उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तो फातिमा शेख के साथ जो दोस्ती हुई थी टीचर ट्रेनिंग सेंटर में, वो दोस्ती काम आई और दोनों ने फिर मिलकर स्कूल खोले। कल्पना कर सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले को एक साड़ी अपने झोले में अलग से एक्स्ट्रा रख के ले जानी पड़ती थी।
इस विश्वास के साथ आप सोचिए कि सम्मान हमें, आज हम जाते हैं तो शॉल उड़ाता है, मंच पर हमें सम्मानित करता है, शॉल पहनाता है, ठीक है, और हम बड़े सीना तान के आज मंचों पर खड़े होते हैं। हम समाज शॉल साड़ी हमें गिफ्ट करने के लिए, पहनाने के लिए इंतजार करता है, लेकिन उस वक्त उनको सम्मानित करने के लिए कोई शॉल नहीं पहनाता था। कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उनके कपड़े गंदे करते थे ताकि सावित्री परेशान होकर लौट कर चली जाए। तो सावित्रीबाई फूले एक्स्ट्रा एक साड़ी अपने झोले में रखकर लेकर चलती थी कि अगर मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया, गोबर फेंक दिया, अगर मेरी साड़ी या मेरे कपड़े गंदे भी कर दिए, तो मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले या उधर से आते टाइम अगर गंदगी फेंक दी तो मैं कपड़े बदल सकूं। तो ऐसी प्रताड़ना और ऐसी सोच रखने के बावजूद भी समाज की वो पढ़ाने से पीछे नहीं हटी। आज जब महिलाएं मंच पे जाती हैं, आज एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी और जाने अनेकों पदों पर सुशोभित हो रही हैं, तो उन्हें वहाँ सम्मानित किया जाता है, उनको बैच पहनाए जाते हैं, उनको सैल्यूट किया जाता है। लेकिन सावित्रीबाई फूले को कोई सैल्यूट नहीं हुआ। मैं नहीं कह रही हूँ, ज्योतिबा फूले खुद अपने लेखन में कहते हैं कि ब्राह्मणवाद इस देश के शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों के लिए एक जहरीला एक ऐसा जहर है जो उनकी सोच में पूरी तरीके से घुल चुका है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये शुद्धिकरण नहीं होगा। और ज्योतिबा फूले खुद कहते हैं कि जिस दिन ब्राह्मणवाद को ये लगेगा कि कोई व्यक्ति उनके ब्राह्मणवाद की चाल पर अपना सही तरीके का जो काम है, जो लोगों को जगाने का काम है, लोगों की जागरूकता है, चेतना है, उनकी शिक्षा है, उस पर काम करेगा तो ब्राह्मणवाद उस पर टूट पड़ेगा, हावी हो जाएगा और उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। यही काम ज्योतिबा फूले के साथ भी। ज्योतिबा फूले को 2 लोग हत्या करने के लिए भेजे गए, उनको मारने के लिए जब रात को भेजे गए तो उन दोनों ने जब ज्योतिबा फूले को मारने के लिए जब सीने पर खंजर ताना तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम्हें कुछ पैसे ही तो मिल जाएंगे मुझे मारकर। तो उन मारने वाले जो हत्यारे थे उन्होंने कहा, जो हत्या करने आए थे, कि हाँ हमें जो भी मिलेगा लेकिन हम तुम्हें मार कर ही आज निकलेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए एक अच्छी कीमत मिली है, मुँह मांगी कीमत मिली है। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि ठीक है मार दो, मैं तो गरीबों के लिए काम करता हूँ और तुम भी गरीब हो, मैं तो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा और मैंने तो गरीबों का भला किया है। ये तो वो ब्राह्मण है जो 5 ब्राह्मणों ने मिलकर उनको पैसा देकर भेजा कि ये वो ब्राह्मण है जो नहीं चाहते कि गरीब पढ़े, जो नहीं चाहते कि गरीब शिक्षित बन करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। ये उन ब्राह्मणों ने तुम्हें पैसा देकर मुझे मारने के लिए भेजा है, जिन ब्राह्मणों ने सदियों तक अपने झूठे किताबें लिखी, जहरीली किताबें लिखी और जिनका नाम उन्होंने ग्रंथ रखा और ग्रंथ कह करके तुम्हें गुमराह किया। और उन ग्रंथों का हवाला भी ये दिया कि वो ग्रंथ उसने नहीं लिखे बल्कि ईश्वर ने, भगवान ने खुद लिखे हैं, देवता ने लिखे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो तुम्हें मेरे को मारने के लिए भेज रहे हैं तो वो गरीबों का भला नहीं चाहते और तुम भी गरीब हो। तुम अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम्हारा भला हो सकता है तो तुम बिना देर करे मुझे मार दो। और ऐसी स्थिति में दोनों जो मारने वाले आए थे उनके हाथ से कटार गिर जाती है और वो कहते हैं कि ज्योतिबा फूले, हमें तो ये बताया गया कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, गरीबों के हक का खा रहे हो, गरीबों को बर्बाद कर रहे हो, उन्हें गुमराह कर रहे हो, उनको मिसगाइड कर रहे हो, ये क्या कर हमें भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रहो तो शायद तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या काम करता हूँ। उनमें से एक व्यक्ति जो मारने आया था वो ज्योतिबा फूले का अंगरक्षक बना और जीवन भर उनका अंगरक्षक बनकर उनके साथ रहा। तो यहाँ तो मैं ये कल्पना आप ये कर सकते हैं जैसे गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को, जो हत्यारा था, उसको सही रास्ता दिखा करके उसे सही काम पर लगा दिया, बौद्ध भिक्षु बना दिया। इधर ज्योतिबा फूले की यहाँ पे अगर देखी जाए तो सेम स्टोरी है कि एक हत्या करने वाला क्रूर व्यक्ति को उन्होंने एक अच्छा इंसान बना करके और फिर उन दोनों को सावित्रीबाई फूले ने अपनी पाठशाला में पढ़ाया। और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का केवल एक काम नहीं शिक्षा के क्षेत्र में कि उन्होंने केवल भैया एक स्कूल खोल दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने उन मजदूरों को पढ़ाने की कोशिश करी जो मजदूर दिन भर काम करते थे, तो उनको कहा कि मजदूरों ने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते दिन में, हम मजदूरी करेंगे या पढ़ेंगे, हम सेवा करेंगे या तुम्हारे स्कूल में पाठशाला में पढ़ने आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पढ़ाया जा सके उन्होंने रात्रि पाठशाला का आयोजन किया कि ठीक है हम रात में तुम्हें पढ़ाएंगे अगर तुम्हें दिन में टाइम नहीं है तो। उसके बाद जो कुष्ठ रोगी होते, उस समय कुष्ठ रोग हुआ करता था, आज कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया गया, उसका वैक्सीन ढूंढ कर। कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने कुष्ठ अस्पताल खोले। उसके बाद उन्होंने जो विधवा महिलाएं थी विधवा आश्रम खोले और बालक आश्रम खोले।
जो लोग बिना दहेज के जाति अंतर जातीय विवाह कर सकते थे, ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह कराने का आयोजन उन्होंने किया। ये तब की घटना है जब सावित्रीबाई फूले वाल्मीकि बस्तियों में जा करके शिक्षा का और सफाई का अभियान चलाने लगी। उन्होंने कहा कि आप भी साफ रहिए, जब आप दूसरों की नाली साफ कर सकते, पूरे शहर का गटर साफ कर सकते, तो आप अपना घर क्यों नहीं साफ रख सकते? आप इसको भी साफ रखिए, आप रोज नहाइए धोइए, साफ सुथरे रहिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजिए। ऐसी स्थिति में सावित्रीबाई फूले जब उनको समझाने जाती तो शुरू में लोगों ने उनको अवॉइड किया कि अरे ये तो टाइम बर्बाद करने आ जाती है। लेकिन एक बार हुआ क्या कि सावित्रीबाई फूले उनकी बस्ती में उनके घरों में जाकर खुद झाड़ू लगाने लगी। ऐसा करते देख करके वाल्मीकि समाज के लोगों को शर्म आई। महिलाओं ने एकदम से छीन लिया कि ताई तुम हमारे घर में झाड़ू कैसे लगा रही हो, हम ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें शर्म आ रही है। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें लज्जा आ रही है मेरे झाड़ू लगाने से तो तुम खुद साफ रहो, और तुम साफ रहोगे तुम्हारे बच्चों से कोई घृणा नहीं करेगा, तुमसे नफरत नहीं करेगा। तुम्हारी सफाई एक बहुत बड़ा कारण है, शरीर के लिए भी सेहत के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में उनको पढ़ाते देखकर समझाते देखकर उन्होंने फिर कहा कि हम सब पाठशाला में पढ़ने आएंगे। भट्ट ब्राह्मणों ने ये बात सुनी और उन्हें बहुत बुरी लगी कि अगर टट्टी उठाने वाले, मैला उठाने वाले, गंदगी साफ करने वाले यही साफ सफाई का पाठ सीख जाएंगे तो फिर हमारी गंदगी नहीं उठाएंगे और ये घिन करेंगे गंदगी से। तो उनके अगले दिन जब देखा तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के दरवाजे के आगे मानव मल पड़ा हुआ था। आप समझ सकते कितनी मतलब घृणा से भरे हुए हैं ये लोग कि ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, टट्टी उठाने वाला टट्टी उठाता रहे, इनकी गंदगी साफ करता रहे। तो ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने कभी जातीय व्यवस्था बनाने के बाद में उन जाति से नीचे पड़े लोगों के बारे में नहीं सोचा, उनको ऊपर उठाने की तरक्की की कोशिश नहीं की, ऐसे लोग ज्योतिबा फूले को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्होंने मानव मल उनके घर पे बिखेर दिया, फेंक दिया, और जब सुबह उठे तो बदबू से उनका घर फैला हुआ था। और वो मानव मल उन्होंने धोने के लिए जब पानी उठाया तो तुरंत वाल्मीकि बस्ती के लोग आए, बोले हम साफ करेंगे और आज के बाद में आपके घर का पहरा भी हम देंगे, कोई आपके घर पे मानव मल नहीं फेंक सकता, और हम तुम्हारे यहाँ शिक्षा के लिए पाठशाला में पढ़ने भी आएंगे। ऐसे ऐसे परिवर्तन उन्होंने किए। सावित्रीबाई फुले ने विधवा महिलाओं के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काम किया। उन्होंने उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उनके लिए अस्पताल खोले, जच्चा बच्चा केंद्र खोला। ये बड़ी बात है। देखिए, जच्चा बच्चा केंद्र सबसे पहले अगर भारत में खोला तो सावित्रीबाई फूले ने खोला। अनाथ आश्रम खोला सावित्रीबाई फूले ने। अनाथ आश्रम का कॉन्सेप्ट सावित्रीबाई फूले का था। और सबसे बड़ी बात, जब महिलाओं को भ्रूण में जब जन्म लेने के बाद भी बच्चियों को दूध पिला के मार देते थे, दूध में डुबा के मारते थे, गड्ढे में दाब के मार देते थे, है ना, बाल हत्या, तो जो कन्याओं को मार दिया जाता था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको बचाने का अभियान चलाया कि बेटा बेटी सब बराबर, उनको जीने दीजिए, वो भी तुम्हारा पढ़ करके तरक्की कर सकती हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये दोनों जो स्लोगन थे ये सावित्रीबाई फूले ने दिए, जिनको आज हमारी वर्तमान सरकार ने। ब्राह्मणी का जो विधवा ब्राह्मण थी उसके बच्चों को गोद लिया, इनका खुद की औलाद नहीं थी। एक काशीबाई विधवा ब्राह्मण थी जो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, जिसको ज्योतिबा फूले ने बचाया और अपनी मुंहबोली बहन बनाया, और उसके घर वालों ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके जेठ ससुर, उसके देवर ने। और ऐसी परिस्थिति में जब वो गर्भ धारण कर चुकी थी तो परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम कहीं जाकर मर जाओ, हमारी नाक कट जाएगी अगर तुम विधवा होकर अपने बच्चे को जन्म दोगी तो। ऐसी स्थिति में ज्योतिबा फूले उसको लेकर आए, बोली कि मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मरने दीजिए। पर ज्योतिबा फूले ने उसको बचाया, अनाथ आश्रम में उनको रखा और जच्चा बच्चा केंद्र खोला। ऐसी महिलाएं जो विधवा होकर के घर वालों के, घर के पुरुषों के शिकार होकर, शारीरिक शिकार होकर के जब गर्भ धारण कर लेती थी, तो ऐसी महिलाओं को उन्होंने शरण दी। ऐसी महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र खोला, उनके बच्चों को जन्म दिया, ऐसे बच्चों को पाला। और जो पंडित काशीबाई थी, जिसका बच्चे जो विधवा थी, जिसका बच्चा पैदा हुआ था, वो डॉक्टर यशवंत, उसको डॉक्टर बनाया और डॉक्टर यशवंत के साथ अस्पताल खोला गया बाद में। और सावित्रीबाई फूले भी अस्पताल में जब प्लेग का इलाज करते करते, यशवंत उस समय प्लेग महामारी फैली थी, प्लेग से लोग मर रहे थे, तो माता सावित्रीबाई फूले अपने कंधे पर रख कर लोगों को ला रही थी इलाज के लिए। ऐसी स्थिति में उनके साथ उनको भी प्लेग की बीमारी फैल गई और सावित्रीबाई फूले को भी प्लेग हुआ, और प्लेग की बीमारी से पीड़ित होकर के उन्होंने भी इसी समाज सेवा करते करते अपना दम त्यागा इस दुनिया से। इतिहास वो नहीं है जो हमें कॉलेज में, कक्षाओं में पढ़ाया गया।
इतिहास वो है जो हमसे कक्षाओं में छुपाया गया, दबाया गया। इतिहास वो नहीं है जो एक वर्ग विशेष ने अपनी महिमा मंडन करके लिख कर लोगों को प्रचारित कर दिया गया। इतिहास वो भी नहीं है जो टीवी पर दिखाया गया। इतिहास वो भी नहीं जो अखबारों में लिख कर बताया गया। और इतिहास वो भी नहीं है जो हमें कहानियों में, राजाओं की क्रूर कहानियों में या राजाओं के छीनने में या युद्ध में जो हमें बताया जाता है इतनी सुंदर सुंदर कहानियों में कि राजा बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, रानी ऐसी हुआ करती थी। रियल का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। रियल का इतिहास अगर वास्तव में पीछे का देखेंगे तो मार काट का है, खून खराबे का है, दंगे फसाद का है। और ऐसी ही स्थिति में सबसे ज़्यादा भयानक अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक भारत का इतिहास भयानक रहा है। जिंदा स्त्रियों को पति की चिता पर जला देना एक ऐसा क्रूरता भरा प्रकरण था। ये भारत के अंदर ऐसी प्रथा थी जिसके खिलाफ इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े सख्त कानून बना करके रोका गया ना, ये ऐसे ही चलता रहता। तो ऐसी स्थिति में अगर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का नाम लिया जाए तो इस भारत के अंदर इतिहास वहाँ से एक सुंदर इतिहास शुरू हो, पर नहीं, जो सही इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, उसको छुपाया दबाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कलम इस देश में एक ब्राह्मण वर्ग के पास रही, एक वर्ग विशेष के पास रही। और कलम के हिसाब, कलम जब उसके पास रही तो उसने खुद को हीरो लिखा। और जो इस देश के रियल हीरो थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समाज को सुधारा, जिन्होंने व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया, जिन्होंने गलत चीज़ों को हटा करके सही रास्ता इंसान के मार्ग की तरक्की का रास्ते प्रशस्त किए, उन लोगों को केवल इसलिए अपनी कलम से लिखना अछूत माना क्योंकि उनकी जाति कहीं ना कहीं शूद्र थी, या फिर वो अनुसूचित जाति के थे, या फिर वो स्त्रियां थी। इस भारत में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, या जो समझाया जा रहा है, या जो बताया जा रहा है, वो ऐसा इतिहास है जो केवल एक वर्ग विशेष ने लिखा है। अब कलम दलित के हाथ में भी आने लगी है, शूद्र के हाथ में आने लगी है, स्त्री के हाथ में आने लगी है। आप देखिए कि अब उन कलम में कितनी ताकत है। वो कहानियां जो हैं वो रियल निकल कर आती हैं। और अगर भारत में वास्तव में इतिहास की बात आएगी तो इस भारत के अंदर जितने भी रियल हीरो निकलेंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को सुंदर खूबसूरत बनाने का काम किया, वो शूद्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्त्रियों का निकलेगा। क्योंकि इस देश में जिसके हाथ में कलम थी वो हमेशा विलन का रोल निभाता रहा, लेकिन कलम होने की वजह से उसने हमेशा खुद को हीरो बताकर साबित किया। ओबीसी शूद्र समाज से आते थे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। यदि देखा जाए तो जो ओबीसी महिलाएं हैं, ओबीसी समाज है हमारे देश में, वो अपने महापुरुषों को अपने अपने जो हीरो रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ पाया कायदे से? कारण है कि उनको एक तो स्कूल में माहौल नहीं मिला, दूसरा घर परिवार से उन्हें जानकारी नहीं मिला, तीसरा वो जिज्ञासु नहीं रहे कि वो जाने कि ये है क्या चीज़। आज भी जब हम इस समाज में जाते हैं या सैनी समाज में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सावित्रीबाई फूले के बारे में बताते हैं, तो वो मूर्ख भी रामराज का झंडा लेके घूम रहे होते हैं, जिनकी सावित्रीबाई फूले को आज तक उनके समाज की महिला सबसे बड़ी शिक्षिका को सम्मान नहीं मिला। तो ये देखकर हैरानी होती है। जब हम उन्हें बताने जाते हैं तो वो बहुत सुनने में, समझने में बहुत ढील ढाल करते हैं कि अरे कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें चमत्कार चाहिए, उन्हें ऐसा चमत्कार चाहिए जो तुरंत छड़ी घुमाए, जो उनके जो है सब जो है ऐसा राज्य बना दें, ऐसा घर बना दें, ऐसा बंगला बना दे। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़ती है कि लोग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। और जब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो जातिवाद हुआ है ज्योतिबा फूले के साथ में, सावित्रीबाई फूले के साथ में। बिल्कुल जातिवाद हुआ। जातिवाद ये तो छोड़िए कि मनुवाद ने तो जातिवाद किया ही क्या है। खुद उनके जो लोग हैं, खुद उनका जिस वर्ग से वो आते हैं, उस वर्ग का जो सैनी समाज है, मैं एक उस सैनी समाज को लेती हूँ जो कहीं कहीं पे माली कहा जाता है, सैनी कहा जाता है, कुर्मी कहा जाता है। उस समाज ने खुद अभी तक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के हक का सम्मान नहीं दिया, उनको नहीं माना। उन्होंने अपने घरों में तस्वीर नहीं लगाई, उन्होंने उनके बारे में नहीं बताया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, उनके घरों में किताबें नहीं मिली, उनका साहित्य नहीं मिलेगा। वो वैष्णो देवी की और नई नई यात्राएं करने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो फूलेवाड़ा घर है पुणे में बना हुआ, महाराष्ट्र में, उसे देखने नहीं जाते, उसके बारे में जानने नहीं जाते। तो ये अभागा समाज है, ये दिमाग से ऐसा समाज है जो चमत्कारों में विश्वास रखता है, दिमाग को जगा के, बुद्धि को जगाकर अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानता। ये दुश्मनों के पूर्वजों को पूजने में विश्वास रखता, अपने पूर्वजों को भूल कर बैठा हुआ है।